गुप्त काल संक्षिप्त विवरण। गुप्त साम्राज्य का उदय ईसा की 3री शताब्दी के अंत में हुआ, जिसका संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक तथा महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि 319 से 320 को गुप्त संवत की शुरुआत माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा, जिसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के कई शासकों को पराजित किया तथा इसने कभी हार का मुख नहीं देखा। परिणामतः इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसका दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशास्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय इसका उत्तराधिकारी हुआ, जो 375 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसी के समय चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया तथा पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। इसी के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हुआ। गुप्त साम्राज्य का अंतिम योग्य शासक भानुगुप्त हुआ, जिसका 510 ईस्वी का एरण अभिलेख मिला है, जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश अमनी या भुक्ति थी। भुक्ति का शासक उपरिक कहलाता था। इसी क्रम में भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था, जबकि साधारण पुलिस कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। इस समय आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, सिल तथा अप्रहत में बांटा गया था। इनमें क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि थी तथा वास्तु वास करने योग्य भूमि थी। इसी प्रकार चारागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि थी, जबकि सिल बिना जोतने योग्य और अप्रहत जंगली भूमि होती थी। गुप्त काल में सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। इस समय उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। इस समय चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है, जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका तथा वृद्ध वेश्याओं को कुहनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिनका वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित हैं, जिनमें निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में कुल 6 ही शेष हैं। इनमें गुफा संख्या 16,
17 एवं 19 गुप्तकालीन मानी जाती हैं। अजंता गुफा में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाओं के अंतर्गत बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, जिसका बाइबिल के बाद दूसरा स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त थे, जिनमें आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना एवं मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जो कि गणतंत्र एवं राजतंत्र में विभाजित थे। इन गणतंत्रों में प्रमुख अर्जुनायन, मालव, यौधेय, लिच्छवी और आभीर शामिल थे। सामान्यतः ये काल अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता का काल था एवं इस काल में केंद्रीय शक्ति का अभाव था। फलस्वरूप मगध के गुप्त वंश में महान राजाओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारत पर एक छत्र शासन की नींव रखी। गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए, गुप्तों की उत्पत्ति। बी, गुप्त वंश के प्रमुख राजा। सी, गुप्तकालीन अभिलेख। डी, परवर्ती गुप्त। ई, गुप्तकालीन संस्कृति। ए, गुप्तों की उत्पत्ति। विद्वानों में गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त जाट जाति के और मूलतः पंजाब के निवासी थे। इसी प्रकार गौरी शंकर ओझा गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं और अपने प्रमाण स्वरूप परिवर्ती कालीन गुप्तों के अभिलेख प्रस्तुत करते हैं, जिनमें गुप्त शासकों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। इसी क्रम में राय चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण कहा है और गुप्तों के धारण गोत्र को ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग की पट्टमहिषी धारणी से संबद्ध बताया है। एलन और अल्तेकर गुप्तों को वैश्य मानते हैं। स्मृतियों के अनुसार नाम के बाद गुप्त शब्द को जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी। इस प्रकार अधिकांश विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं। बी, गुप्त वंश के प्रमुख राजा। गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं का विवरण अग्रवत है। नंबर 1, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच। नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम। नंबर 3, समुद्रगुप्त। नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नंबर 5, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। नंबर 6, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नंबर 1, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच 319 से 320 ईस्वी के पहले शासन किए थे। नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की एवं इसके राज्यारोहण की तिथि 319 से 320 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया। चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य को आधुनिक बिहार एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश के भूभागों तक माना जाता है। नंबर 3, समुद्रगुप्त पराक्रमांक। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना, जिसके कुछ सिक्कों पर कांच नाम उत्कीर्ण है। इन सिक्कों पर सर्वराजोच्चेता के विरुद्ध भी मिलता है, जो कि अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है एवं इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह संगीत का प्रेमी था।
समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए, समुद्रगुप्त की विजय। बी, विदेशी शक्तियों से संबंध। सी, समुद्रगुप्त के सिक्के। ए, समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है, जिसमें निम्न राज्यों का विवरण है। नंबर 1, आर्यावर्त की विजय। नंबर 2, दक्षिणापथ की विजय। नंबर 3, आटविक राज्यों की विजय। नंबर 4, सीमावर्ती राज्यों की विजय। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, आर्यावर्त की विजय। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कुल 9 राज्यों को जीता। प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय को आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण कहा गया, जिसका आशय राज्यों को बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया जाना है। नंबर 2, दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ विजय के अंतर्गत समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को पराजित किया, जिनके प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इस नीति से आशय विजय के उपरांत उनके राज्य वापस कर दिए जाने से हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। नंबर 3, आटविक राज्यों की विजय। आटविक राज्यों की विजय से आशय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वन प्रदेश में फैले हुए राज्यों की विजय से है। इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है। अभिलेख में इसे परिचारिकाकृत कहा गया है। नंबर 4, सीमावर्ती राज्यों की विजय। इन विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में किया गया है, जिनके विषय में बताया गया है कि वे समुद्रगुप्त के सभी प्रकार के करों को देते थे एवं उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, जिन्हें अभिलेख में सर्वकर दानाकरण कहा गया है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह प्रमाण उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से मिलता है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की एवं इसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को दरबार में आश्रय दिया। बी, विदेशी शक्तियों से संबंध। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं तथा 24वीं पंक्ति में कुछ विदेशी शक्तियों के नामों का उल्लेख है, जिनमें देवपुत्र, शाहिशाह, हानुशाई, शक, मुरुंड, सिंघल एवं सर्वद्वीपवास भी शब्द आते हैं, जो समुद्रगुप्त के विदेशी संबंधों के प्रमाण हैं। लंका के शासक मेघवर्मन ने अनुमति लेकर गया में बौद्ध मठ का निर्माण किया। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, जिस कारण उससे विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। सी, समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के समय 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में थीं, जो कि गरुण प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार तथा वीणावादन प्रकार हैं। नोट: रामगुप्त। समुद्रगुप्त के पश्चात कुछ समय तक रामगुप्त शासक रहा। नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था एवं इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए, राज्य विस्तार की नीति। बी, नवरत्न। सी, विदेशी यात्री। डी, सिक्के। ए, राज्य विस्तार की नीति। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने राज्य का विस्तार 2 नीतियों के अंतर्गत किया। नंबर 1, वैवाहिक संबंध। नंबर 2, विजय। नंबर 1, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। फलस्वरूप उसके मथुरा, अहिच्छत्र, पद्मावती क्षेत्रों से अच्छे संबंध स्थापित हो गए। इसी प्रकार उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटकों की सहायता से शकों को हराया एवं उन्हें हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। नंबर 2, विजय। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासकों की विजयों का उल्लेख है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। इस लेख में राजा चंद्र के द्वारा सप्त सिंधु पार कर वाहलीकों के विरुद्ध और पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध विजयों का वर्णन है। इसी क्रम में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को 409 ईस्वी में पराजित किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बी, नवरत्न। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिनको नवरत्न कहा गया। इन नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर, अमर सिंह, क्षपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुरुचि जैसे विद्वान थे। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। सी, विदेशी यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहयान भारत आया, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला एकमात्र विदेशी यात्री था। इसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थितियों का सुंदर वर्णन करता है, लेकिन उसने अपने समकालीन शासकों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। फाहयान ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन तथा प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की इच्छा से भारत की यात्रा की। इसी क्रम में उसने मध्य देश का वर्णन करते हुए बताया कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहां लोग सुखी और संपन्न थे और दंड स्वरूप यहां मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलन में थे। लेकिन बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला फाहयान पहला विदेशी यात्री था। इसी प्रकार उसने उल्लेख किया कि मध्य देश के लोग सूअर अथवा पक्षियों को नहीं पालते थे और न ही पशुओं का व्यापार करते थे। इस समय के बाजारों में बूचड़ खाने तथा मदिरालय नहीं थे एवं क्रय विक्रय में वे कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहयान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की भी यात्रा की। इसी यात्रा के क्रम में वह पाटलिपुत्र पहुंचा और वहां स्थित अशोक के राजमहल का वर्णन करते हुए उसने उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। डी, सिक्के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं जारी की। इसके द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं के प्रकार के अंतर्गत धनुर्धारी, छत्रधारी, सिंह निहंता, पर्यक एवं अश्वारोही आते हैं। नंबर 5, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न पुत्र था। कुमार गुप्त के समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या लगभग 18 है। इसके ही समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भांड राजस्थान से प्राप्त हुआ, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को ही जाता है। कुमार गुप्त ने स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं जारी की। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। इसकी प्रमुख मुद्राओं में मयूर प्रकार तथा अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं आती हैं। नंबर 6, स्कंदगुप्त क्रमादित्य 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। कुमार गुप्त के बाद उसका योग्य पुत्र स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अगला शासक हुआ। इसके समय में मध्य एशिया के हूणों ने आक्रमण किया, जो स्कंदगुप्त से पराजित हुए। इस सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख एवं भितरी स्तंभ लेख में किया गया है।
इस युद्ध में हूणों का नेता खुशनवाज था। इसी क्रम में हूणों का दूसरी बार आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का वहां के शासक चक्रपालित द्वारा पुनरुद्धार कराया और पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। सी गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल के मिलते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त के अभिलेख एवं बंगाल से प्राप्त अभिलेख आते हैं। नंबर 1 कुमारगुप्त कालीन अभिलेख, नंबर 2 स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख। नंबर 1 कुमारगुप्त कालीन अभिलेख। कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख विल्सड अभिलेख है, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली का उल्लेख है। इसी क्रम में इलाहाबाद के गढ़वा से 2 शिलालेख मिले, जिनमें दानगृह को 10 और 12 दिनारे दिए जाने का वर्णन है। इसमें परम भागवत शब्द भी मिलता है। इसी प्रकार ग्वालियर स्थित तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख। बंगाल के तीनों स्थानों धंदे, दामोदरपुर एवं बैग्राम से कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ये तीनों स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में हैं, जिनमें धंदे एवं बैग्राम में भूमिदान का तथा दामोदरपुर में उसकी शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। नंबर 2 स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को परास्त करना एवं सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त करने का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। इसमें इसे घटोत्कच वंश कहा गया है। इसी प्रकार इलाहाबाद का गढ़वा शिलालेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है। डी परवर्ती गुप्त। स्कंदगुप्त के शासन के अंतिम समय में गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा तथा इस समय के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट मिलती है। परवर्ती गुप्तों में पहला शासक पुरुगुप्त हुआ, जिसने वैष्णव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद बुद्धगुप्त शासक हुआ। वैनसांग ने इसे बौद्ध मतानुयायी बताया। बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक हुआ, जिसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया। यह भी बौद्ध मतानुयायी था। इसके बाद भानुगुप्त गद्दी पर बैठा। इसके समय के एरण अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि इसका मित्र गोपराज हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मर गई। एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय एवं विष्णुगुप्त शासक हुए। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। गुप्तकालीन संस्कृति। गुप्तकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन्हीं प्रगतियों का मूल्यांकन हम निम्न चरणों में करेंगे। नंबर 1 प्रशासन, नंबर 2 सामाजिक स्थिति, नंबर 3 भू राजस्व व्यवस्था, नंबर 4 गुप्तकालीन सिक्के, नंबर 5 व्यापार एवं वाणिज्य, नंबर 6 धार्मिक दशा, नंबर 7 कला और साहित्य, नंबर 8 खड़दर्शन। नंबर 1 प्रशासन। गुप्त काल में शासन का केंद्र बिंदु राजा हुआ करता था, जो कि महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण किया करता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के हुआ करते थे, जिन्हें अमात्य कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन का अध्ययन हम अग्रवत आधारों पर करेंगे। ए गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी, बी प्रांतीय प्रशासन, सी न्याय प्रशासन, डी सैनिक संगठन। ए गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी।
गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारियों में कुमारामात्य प्रांतीय पदाधिकारी होता था। इसी प्रकार दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी महामंडाधिकृत राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी होता था। इसी क्रम में अग्रहारिक दान विभाग का ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। बी, प्रांतीय प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रांत को देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था एवं भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था एवं सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। सुविधा की दृष्टि से प्रांतीय प्रशासन को सामान्यतः 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। नंबर 1 जिला प्रशासन, नंबर 2 नगर प्रशासन, नंबर 3 स्थानीय प्रशासन। नंबर 1 जिला प्रशासन। गुप्त काल में भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में होता था, जिसे विषय कहा गया एवं इसके प्रधान अधिकारी को विषयपति कहा गया एवं इसकी सहायता के लिए विषय परिषद होती थी। नंबर 2 नगर प्रशासन। प्रमुख नगरों का प्रबंध नगर पालिकाएं करती थीं। नगर के प्रधान अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। नंबर 3 स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जिले तहसीलों में बटे होते थे, जिन्हें विधि कहा गया एवं तहसीलें पेठ में बंटी होती थीं तथा पेठ ग्राम में बटे होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। इसका प्रमुख अधिकारी ग्रामपति कहलाता था। गुप्तकालीन प्रशासन मौर्यों की अपेक्षा अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। सी, न्याय प्रशासन। गुप्त काल में प्रथम बार दीवानी तथा फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित और पृथक्कृत हुए। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंड नायक, दंड नायक, सर्वदंड नायक आदि कहा गया। गुप्त काल में व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग अलग न्यायालय होते थे, जो अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। ग्रंथों में पूग तथा कुल नामक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें पूग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। डी, सैनिक संगठन। गुप्त काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहा जाता था। हाथियों के सेना के प्रधान को महापीलुपति तथा घुड़सवारों की सेना के प्रधान को भटाश्वपति कहते थे। नंबर 2 सामाजिक स्थिति। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्गों में विभक्त था, जिनमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोत्तम, क्षत्रियों का स्थान दूसरा तथा वैश्यों का तीसरा स्थान था एवं शूद्रों का मुख्य कर्तव्य अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना था। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति में निम्न का अध्ययन करेंगे। ए, मिश्रित जातियां। बी, दास प्रथा। सी, स्त्रियों की दशा। ए, मिश्रित जातियां। गुप्त काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के पश्चात अनेक मिश्रित जातियों का उदय हुआ। मनुस्मृति में विभिन्न वर्ण शंकर जातियों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंतर्गत कायस्थ, महात्तार एवं अस्पृश्य जातियां आती हैं। बी, दास प्रथा। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। इन दासों को केवल अपवित्र कार्यों में लगाया जाता था। इस काल में दासता केवल शूद्रों तक ही सीमित नहीं होती थी, अपितु ब्राह्मण को छोड़कर अन्य वर्ग के दासों का भी उल्लेख है। गुप्त काल में दासियों के भी होने के प्रमाण मिलते हैं। सी, स्त्रियों की दशा। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई, जिसका प्रमुख कारण स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन होना था। गुप्तकालीन समाज में विधवाओं की स्थिति खराब थी। उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होते थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। इस काल में वैश्याओं को गणिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार बताया गया है। नंबर 3, भू राजस्व व्यवस्था। गुप्त काल में राजा भूमि का मालिक होता था। राजा भूमि से उत्पन्न राजस्व में
भूमि का 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक लेता था। इस कर को भाग कहा जाता था। इसके अलावा अन्य करों में उद्रंग और उपरिकर का उल्लेख मिलता है। इनमें उद्रंग स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला कर था, जबकि उपरिकर अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर था। गुप्त काल में हिरण्य नगद रूप में लिया जाने वाला कर था, जबकि मेह अन्न के तौल के रूप में लिया जाने वाला कर था। कुछ अन्य करों में विष्ट निशुल्क श्रम था, जबकि बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। गुप्त काल में भूमि माप की इकाइयों के अंतर्गत लट्ठा 6 हाथ के बराबर का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में इस काल में सिंचाई के यंत्रों के अंतर्गत अरघट्ट रहट के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त जमीन, गोचर, चारागाह, भूमि एवं सिल वह भूमि होती थी जो जोती ना जा सके। इसी प्रकार वास्तु, वास करने योग्य भूमि होती थी एवं अप्रहत जंगली भूमि होती थी। नंबर 4, गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। शुरुआत में ये कुषाणों के मानक अनुसार थे, परंतु बाद में उनका वजन बढ़ाकर 144 ग्रेन कर दिया गया। कुषाणों ने यद्यपि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, परंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को ही जाता है। परिवर्ती गुप्त मुद्राओं का वजन बढ़ाया गया, लेकिन उनमें सोने का अंश घटाया गया। नंबर 5, व्यापार एवं वाणिज्य। गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में उज्जैन को विकसित किया। विकास की प्रतिस्पर्धा में शीघ्र ही उज्जैन ने पाटलिपुत्र को भी पीछे छोड़ दिया। गुप्त काल में रेशम का व्यापार हरास की ओर था, लेकिन गुप्त काल में भारत एवं चीन के बीच व्यापार बढ़ा था, परंतु यह व्यापार वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था। गुप्त काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, घंटाशाला, कदूरा तथा पश्चिमी तट पर भड़ौच, चोल, कल्याण, कैम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिनसे पूर्वी तथा पश्चिमी व्यापार होता था। गुप्त काल में चीन से रेशम, यूथोपिया से हाथी दांत एवं अरब और ईरान से घोड़ों का आयात किया जाता था एवं निर्यात के रूप में कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव्य, नील, दवाएं आदि भेजी जाती थीं। नंबर 6, धार्मिक दशा। गुप्त काल के शासक वैष्णव धर्म के पोषक थे, परंतु वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। इनके समय में अन्य धर्म भी प्रचलन में थे, जिनका विवरण निम्नवत है। नंबर ए, वैष्णव धर्म। बी, शैव धर्म। सी, बौद्ध धर्म। डी, जैन धर्म। ए, वैष्णव धर्म। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव था। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की एवं गरुण को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्तकालीन सबसे विख्यात मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, जिसमें विष्णु के दशावतारों का चित्रण है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के वामनावतार का एवं उदयगिरी गुहा अभिलेख में विष्णु के वाराह अवतार का उल्लेख है। वाराह अवतार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार था। इसी क्रम में कुमार गुप्त के समय के गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। गुप्त काल में नव वैष्णववाद का विकास हुआ, जिसका संबंध पाचरात्र मत में था। बी, शैव धर्म। गुप्त काल के शासकों में दो गुप्त शासकों कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के नाम शिवपुत्र कार्तिकेय के नाम पर ही है। इसी क्रम में कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति वाले सिक्के, जबकि स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलाए। गुप्त काल में ही अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई। शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां बनवाई गईं,
जिसमें पार्वती शिव की शक्ति की प्रतीक हैं। इसी प्रकार गुप्त काल में हरिहर के रूप में शिव और विष्णु को एक साथ दर्शाया गया है। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदायों पाशुपत, शैव, कापालिक एवं कालामुख का उल्लेख है। सी बौद्ध धर्म। गुप्त काल में बौद्ध धर्म विकसित अवस्था में था, जिसका उदाहरण कुमार गुप्त द्वारा नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना करवाना है। सांची के एक लेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा आम्रकादव नामक एक बौद्ध को उच्च पद पर नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। डी जैन धर्म। गुप्त काल में जैन ग्रंथों पर भाष्य और टीकाएं लिखी गईं, जो इस काल में जैन धर्म की उन्नत अवस्था का प्रभाव है। इसी काल में आचार्य सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना की, जिससे जैन दर्शन और न्याय दर्शन के विकास में सहयोग मिला। गुप्त काल में जैन धर्म को गंग और कदंब राजाओं ने आश्रय दिया। नंबर 7, कला और साहित्य। कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ। इस काल के मंदिर नागर शैली में मिलते हैं। गुप्त काल की कला और साहित्य का विस्तृत अध्ययन हम निम्न भागों में करेंगे। ए गुप्तकालीन मंदिर, बी बौद्ध स्तूप, सी मूर्तिकला, डी चित्रकला, ई अन्य कलाएं, एफ साहित्य, जी विज्ञान एवं तकनीक, एच दर्शन। ए गुप्तकालीन मंदिर। गुप्त काल में मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ होता था, जिनमें देवमूर्ति की स्थापना की जाती थी। यहां पहुंचने के लिए एक दालान होती थी, जिसमें सभा भवन से होकर प्रवेश मिलता था। इस काल के मंदिरों की छतें प्रायः सपाट होती थीं, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के अंतर्गत जबलपुर में स्थित तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा नागौद का शिव मंदिर, झांसी देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर स्थित भितरगांव के मंदिर आते हैं। गुप्तकाल का सबसे अच्छा मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण के इतिहास में पहला शिखर है। कानपुर का भीतरगांव मंदिर एवं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर केवल ईंटों से बनाया गया है। बी बौद्ध स्तूप। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन स्तूपों में प्रसिद्ध है, जो कि ईंटों का बना हुआ है तथा इसका आधार स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है। इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, बल्कि यह धरातल पर निर्मित है। सी मूर्तिकला। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाण काल की मूर्तियों की भांति नग्नता नहीं है। इनमें सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए हैं। गुप्त काल की मूर्तियों के अंतर्गत देवगढ़ की विष्णु जी की मूर्ति तथा काशी की कृष्ण की मूर्ति काफी सुंदर है। इसी प्रकार गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों के अंतर्गत सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तथा मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। डी चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे अच्छे उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। अजंता की चित्रकला के विषय मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के चित्र महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। 29 गुफाओं के चित्रों में से अब केवल 7 गुफाओं के चित्र अवशिष्ट हैं। इसमें गुफा 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अति सुंदर है। अजंता की चित्रकारी में लाल, हरे, नीले, सफेद एवं भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं की खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में की थी। इसी क्रम में बाघ गुफा चित्रकला के प्रमाण ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान में मिलते हैं, जिसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड महोदय ने की। इन गुफाओं की संख्या 9 है, जिनमें बाघ गुफा के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। ई अन्य कलाएं। गुप्तकालीन अन्य कलाओं में संगीत,
नृत्य और अभिनय कला प्रमुख हैं। F साहित्य। गुप्त काल में साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल में पुराणों के वर्तमान स्वरूप की रचना तथा रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। गुप्त काल श्रेष्ठ कवियों का काल था। इन सभी श्रेष्ठ कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिनकी रचनाओं को नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य में बांटा गया है। उनके नाटकों के अंतर्गत मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम आते हैं। इसी प्रकार महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंश एवं कुमार संभव आते हैं तथा खंड काव्य के अंतर्गत मेघदूत एवं ऋतु संहार आते हैं। गुप्त काल के अन्य लेखकों की रचनाओं में शूद्रक द्वारा लिखा गया एकमात्र गुप्त काल का दुखांत नाटक मृच्छकटिकम, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र और विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र प्रमुख हैं, जिनमें से कामसूत्र एक तकनीकी ग्रंथ है। जी विज्ञान एवं तकनीक। गुप्त युग में विज्ञान एवं तकनीक का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल के प्रमुख विद्वान निम्न हैं। नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 भास्कर प्रथम, नंबर 3 ब्रह्मगुप्त, नंबर 4 वारामिहिर, नंबर 5 धन्वंतरी। नंबर 1 आर्यभट्ट। ये पटना के निवासी थे, जिनका प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टीय है। इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग भाग माना तथा दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी को गोल बताया और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही पाई का मान 3.1416 बताया तथा सौर वर्ष की लंबाई 365.35868005 दिन बताया। नंबर 2 भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी। इन्होंने 3 ग्रंथ महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य की रचना की। ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। नंबर 3 ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 4 वारामिहिर। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, वृहद जातक एवं लघु जातक है। नंबर 5 धन्वंतरी। ये आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसी काल में नवनीतकम आयुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई। सुश्रुत अपनी आयुर्वेद विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे। नंबर 6 नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था, जिसको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, जो कि रसायन और धातु विज्ञान का विद्वान था। नंबर 7 दर्शन। दर्शन के अंतर्गत 2 प्रकार के दर्शन आते हैं। नंबर 1 खट दर्शन, नंबर 2 भौतिकवादी दर्शन। नंबर 1 खट दर्शन। गुप्त काल में ही भारत के प्रमुख खट दर्शनों का अंतिम रूप से संकलन हुआ। इन खट दर्शनों में भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं। इसी क्रम में योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद प्रणेता हैं। इसी प्रकार मीमांसा दर्शन के जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के प्रणेता वादरायण हैं। नंबर 2 भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन आता है, जिसके संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं। यह दर्शन नास्तिक श्रेणी के दर्शनों में आता है। इस दर्शन में दुनिया के साथ लगाव को महत्व दिया गया है। इसमें भौतिक सुख सुविधा को सर्वोच्च माना गया है। गुप्त काल स्मरणीय तथ्य। नंबर 1 कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। नंबर 2 भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जो 510 ईस्वी का है, इसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। नंबर 3
गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नंबर 4, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नंबर 5, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। नंबर 6, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। नंबर 7, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलता है। नंबर 8, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिशेन ने की थी। नंबर 9, स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नंबर 10, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की नीति धर्म विजय की नीति कही गई है। नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण काल माना जाता है। नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी की मुद्राएं निर्मित कराईं। नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। नंबर 15, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, वाराहमिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर तथा वरुरुचि जैसे विद्वान थे। नंबर 16, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नंबर 17, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नंबर 18, फाहियान ने चंडालों का विस्तृत वर्णन किया है। नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय की गई थी। नंबर 20, पहला हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था जिसमें हूण पराजित हुए थे। नंबर 21, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। नंबर 22, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। नंबर 23, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक हुआ। नंबर 24, हूणों में तोरमाण एवं मिहिरकुल ने गुप्त काल में सफल आक्रमण किए थे। नंबर 25, स्कंदगुप्त के मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुपिया लेख में गुप्तों की वंशावली दी गई है। इसमें घटोत्कच से लेकर बाद के शासकों का उल्लेख है। नंबर 26, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नंबर 27, गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी अग्रहारिक कहलाता था। नंबर 28, भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाता था। नंबर 29, गुप्त काल में सीमांत शासक गोप्ता कहलाते थे। इनके अतिरिक्त भुक्ति या प्रांत के शासक को उपरिक कहा जाता था। नंबर 30, गुप्तकालीन प्रशासन मौर्यों की अपेक्षा अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। नंबर 31, गुप्त काल में ही पहली बार फौजदारी तथा दीवानी कानून भलीभांति परिभाषित एवं पृथक्कृत हुए। नंबर 32, गुप्त काल में वैश्य को गणिका कहा जाता था। नंबर 33, गुप्त काल में भाग, भोग, उद्रंग तथा उपरिकर भू राजस्व से संबंधित कर थे। नंबर 34, गुप्त काल में क्षेत्र, गोचर, सिल, वास्तु, अप्रहत तथा अप्रदा आदि प्रकार की भूमि थी। नंबर 35, स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। नंबर 36, इस काल में चीन से व्यापार उन्नत दशा पर था। नंबर 37, ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बंदरगाह था। नंबर 38, गुप्त शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। नंबर 39, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर था। नंबर 40, गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सबसे लोकप्रिय था। नंबर 41, अजंता की खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में की थी। नंबर 42, बाघ चित्रकला की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड महोदय ने की थी। गुप्त काल पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर प्रथम स्तर। नंबर 1, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, लगभग 275 ईस्वी में हुई थी। नंबर 2, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, श्री गुप्त। नंबर 3, गुप्त संवत किसने प्रचलित किया था? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? उत्तर, समुद्रगुप्त की। नंबर 5, किसे नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर, समुद्रगुप्त को। नंबर 6, चांदी की मुद्रा किस शासक ने निर्मित कराई थी? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। नंबर 7, शकों का पूर्ण विनाश किसने किया था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नंबर 8,
नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक के समय बना था? उत्तर कुमार गुप्त प्रथम के समय। नंबर 9, फाहियान भारत किसके समय आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नंबर 10, कालिदास किसके दरबार के विद्वान थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की। नंबर 11, कौन शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर कालिदास। नंबर 12, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने कराया था? उत्तर स्कंदगुप्त ने। नंबर 13, प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? उत्तर स्कंदगुप्त के समय में। नंबर 14, मिहिर कुल ने किसके समय आक्रमण किया था? उत्तर नरसिंह बालादित्य के समय। नंबर 15, हरिशेन किस शासक का सांदी विग्रहिक था? उत्तर समुद्रगुप्त का। नंबर 16, मेहरौली लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? उत्तर दिल्ली में। नंबर 17, गुप्त राजवंश सबसे अधिक किसके लिए जाना गया? उत्तर कला एवं स्थापत्य के लिए। नंबर 18, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? उत्तर रूपक या रूप्यक। नंबर 19, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन युग था? उत्तर गुप्त युग। नंबर 20, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? उत्तर सोने के। नंबर 21, गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ? उत्तर 319 से 20 ईस्वी से। नंबर 22, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन थी? उत्तर संस्कृत। नंबर 23, शून्य की खोज किसने की थी? उत्तर आर्यभट्ट ने। नंबर 24, वाराह मिहिर कौन थे? उत्तर एक प्राचीन खगोलज्ञ। गुप्त काल पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर द्वितीय स्तर। नंबर 1, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। नंबर 2, महोदया किसका पुराना नाम है? उत्तर कन्नौज का। नंबर 3, किस गुप्त शासक को देवगुप्त कहा गया? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को। नंबर 4, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। नंबर 5, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? उत्तर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में। नंबर 6, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? उत्तर चंद्रगुप्त की स्मृति में। इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त से की गई है। नंबर 7, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? उत्तर गुप्त राजवंश। नंबर 8, हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? उत्तर स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नंबर 9, शक विजेता किसे कहा जाता है? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को। नंबर 10, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर निर्भर हो गए? उत्तर दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। नंबर 11, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? उत्तर ताम्रलिप्ति पत्तन से। नंबर 12, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? उत्तर वस्त्र उत्पादन से। नंबर 13, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? उत्तर सुश्रुत। नंबर 14, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? उत्तर क्षपणक। नंबर 15, कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? उत्तर दीनार। नंबर 16, गुप्तकालीन रजत मुद्रा कौन थी? उत्तर रूपक या रूपयक। नंबर 17, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम ने। नंबर 18, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? उत्तर कुषाण काल में। नंबर 19, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? उत्तर एरण अभिलेख से। नंबर 20, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? उत्तर गुप्त काल की। नंबर 21, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? उत्तर गुप्त वंश ने। नंबर 22, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उत्तर उपज का 6ठा भाग। नंबर 23, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? उत्तर 1/6 भाग। नंबर 24,
हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उत्तर, उपज का 6ठा भाग। नंबर 25, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, लौह यंत्र एवं उपकरण के लिए। नंबर 26, तोरमाण किस जातीय दल का नेता था? उत्तर, हूण। नंबर 27, प्रथम हूण आक्रमण का नेता कौन था? उत्तर, खुशनवाज।